हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एज यू कैन सी कि भाई ए बी यहाँ पे पैरेलल है सी डी के और सी डी यहाँ पैरेलल है ई एफ के। तो इसका मतलब है ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। सो दीज ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। मैं एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, इसको देखिए आराम से। तो ये है आपका ए बी, ये है आपका यहाँ पे सी डी और ये है आपका यहाँ पे ई एफ। और जो एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रहा है इनके बीच से, वो कुछ ऐसा है। इसको एंगल Z बोला गया है, इसको एंगल X बोला गया है, इसको एंगल Y बोला गया है। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। एक चीज़ जो और गिवन है इस क्वेश्चन में वो है रेशो। सो y/z इज़ नथिंग बट 3:7। और जब भी कभी कोई चीज़ रेशो में लिखी होती है तो उस चीज़ को हम लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसमें। तो यहाँ से वी कैन से जो x होगा उसको मैं 3a बोल देता हूँ और जो z होगा वो हो जाएगा मेरा लेट से 7 है। यहाँ पे a और a ये दोनों में कॉमन चीज़ें हैं। चलिए, सबसे पहला चीज़ जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली चलना है। अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है तो क्या आपको नहीं लगता पॉइंट नंबर 1 में x प्लस वाई जो होगा आपका ये 180 के इक्वल होगा को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180। पहला चीज़ सही है सर, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, सपोज मैं यहाँ पे इस सी डी को इग्नोर कर दूँ। अगर मैं इस सी डी को इग्नोर कर दूं तो जो मेरे पास फिगर आएगा वो आएगा ए और बी और ई और एफ को लेके जस्ट। और ए बी और ई एफ को लेके जो फिगर आएगा उसमें अगर मैं गौर से देखूं, अगर मैंने सी डी को इग्नोर ही कर दिया, ये एंगल एक्स है और ये एंगल जेड है। तो बहुत इजी है बेटा, क्योंकि आपका ए बी यहाँ पे ई एफ के भी पैरेलल है। और अगर मैं सी डी को इग्नोर कर दूँ तो यहाँ से तो मुझे एंगल एक्स और एंगल जेड भी इक्वल ही लग रहे हैं। और जो प्रॉपर्टी है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। अब चलते हैं बिल्कुल क्वेश्चन पे स्ट्राइक करने। सिंपल सा लॉजिक है, अगर x z के इक्वल है और z मेरा 7a के इक्वल है तो कहीं ना कहीं ये दोनों 7a के इक्वल होंगे, तो x भी 7a के इक्वल होगा। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में, जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने ली थी, क्या x की जगह मैं यहाँ 7a डाल सकता हूँ और प्लस ये जो y है, y का वैल्यू था 3a, तो उसको मैं 3a के इक्वल डाल दूँ तो ये 180 के बराबर है। 7 + 3 इज़ 10 और यहाँ पे 10a आपका हो जाएगा 180 के इक्वल और a इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 18 डिग्री। जहाँ तक कोई ट्रबल तो नहीं होगा। अब a अगर 18 डिग्री मेरा यहाँ पे आ चुका है, a मेरा अगर 18 डिग्री यहाँ पे आ चुका है, तो जो मेरा x था, यानी जो वैल्यू ऑफ x यहाँ पे आएगी जो कि था 7 × a, तो a की जगह यहाँ अगर मैं 18 को पुट कर दूँ तो आई विल गेट माई आंसर एज 126 डिग्री। और यही हमें चाहिए था। सो होपफुली ये क्वेश्चन तो क्लियर बेटा आपको हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका फिगर कुछ ऐसा है और यहाँ पे क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या गिवन है कि ए बी और आपका ये जो सी डी है ये आपस में पैरेलल है, और इनके पैरेलल होने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये पैरेलल हैं तो हम एंगल्स की कोई भी प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। सबसे पहला तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे एफ ई को परपेंडिकुलर बोला गया है सी डी के, तो यहाँ से एक चीज़ और पता चल जाती है बेटा कि ये जो एफ ई डी होगा ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इस चीज़ से तो यही कन्वे होता है, एंगल एफ ई डी आपका बन जाएगा 90 डिग्री। पहला चीज़, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक चीज़ और गिवन है, एंगल जी ई डी जो है वो है यहाँ पे 126 डिग्री। एंगल जी ई डी, तो जी ई डी यानी ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये है 126 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इस जी ई एफ को ए पुट कर लूँ, अगर मैं आपके एंगल जी ई एफ को ए पुट कर लूँ, तो क्या आपको नहीं लगता ये जो आपका जी ई डी है वो एंगल ए यानी दिस, और ये जो 90 है आपका एंगल एफ ई डी, उससे मिलके ही ये जी ई डी बना होगा पूरा? यहाँ तक कोई टेंशन? अब अगर ये बेटा आपको 90 डिग्री दे रखा है और ये 126 डिग्री यहाँ है, इसको अगर मैं यहाँ ला के सब्ट्रैक्ट करवाऊँ तो फाइनली जो मेरा एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए जिसका वैल्यू है जी ई एफ, यानी जो जी ई एफ वाला एंगल है जिसको मैंने ए से डिनोट किया है, उसका आंसर क्या 36 नहीं आएगा? क्योंकि भाई a प्लस 90 अगर 126 है तो a का वैल्यू जब 36 होगा तभी तो इसके इक्वल आएगा यार। ये थी आपकी पहली चीज़, और ये था आपका पहला प्रूफ जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पहला तो हमने आंसर दे दिया एंगल जी ई एफ का, यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा यार। दूसरा आपसे जो यहाँ पे चीज़ मांगा गया है उसकी तरफ चलते हैं। एंगल ए जी ई को फाइंड करना है। गौर से अपनी फिगर में अगर आप देखें तो एंगल ए जी और ये ई है, और ये दूसरा लाइन है आपका यहाँ पे एक सी और डी। यार आपको नहीं लगता कि अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं तो ए जी बी और जी ई डी पूरा का पूरा एंगल, क्या ये वर्टिकली अपोजिट, सॉरी, क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं हो जाएंगे आपके? हो जाएंगे ना। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके यू कैन से एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड ये जो जी ई है यहाँ पे ये किसकी तरह एक्ट कर रही है? एक्ट एज आ ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे आपके इक्वल, और अगर ये आपस में इक्वल हो गए तो आपको पता है बेटा ये एंगल तो 126 था ही, तो क्या आपका ये जो ए जी ई है उसका आंसर 126 डिग्री ही आ जाएगा? यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बर्डन भी ख़त्म आप लोगों का। तो ये चीज़ आपकी आई फाइनली 126 डिग्री। अच्छा, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। दो एंगल आपने फाइंड कर दिए, थर्ड एंगल वो आपसे मांग रहे हैं एफ जी ई वाला एंगल है, यानी ये, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इस थर्ड पार्ट को मैं यहीं लिख देता हूँ आपके लिए। सो अगर मैं लेट करूँ एंगल एफ जी ई को एज बी, और क्योंकि ये जो ए बी है वो एक स्ट्रेट लाइन ही है बेटा, तो क्या आपको नहीं लग रहा 126 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 हो जाएगा? किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर या लीनियर पेयर ऑफ एक्सियोम, कुछ भी यूज़ करिए।
और अगर 126 प्लस बी 180 के बराबर है तो यहाँ पे बी का वैल्यू आ जाएगा 54 डिग्री, और यहीं पे आपका एफ जी ई का आंसर भी आ गया 54। सो यू कैन से ए जी ई का वैल्यू आया, एफ जी ई का भी वैल्यू आ गया, जी ई एफ का भी वैल्यू आ गया। यही आपको इस क्वेश्चन में दिखाना था। होपफुली क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।